हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चैप्टर है प्यारे बच्चों। मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो, जनरली क्या होता है, ज्यादातर ये देखा गया है कि बच्चे ना इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डरते हैं या इस चैप्टर को उतना पसंद नहीं करते हैं जितना बाकी चैप्टर्स को पसंद करते हैं। उसकी वजह दो होती हैं बेसिकली। या तो ये होता है कि उनके सीनियर्स ने उसको बोला होता है कि यार ये जो एग्जाम्पशन चैप्टर है बड़ा ही ट्रिकी और बड़ा ही लेंदी चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें याद करना पड़ेगा, लैंग्वेज जो है वो थोड़ी हार्ड रहती है, ऐसा बच्चों को सीनियर्स बोल देते हैं। या खुद जब बच्चा पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ये लेंदी होता चला जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्जाम्पशन चैप्टर जो है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, काफी सारी एग्जाम्पशंस उसके अंदर पढ़नी पड़ती हैं। बट वहां पर ही तो हमारे टीचर का रोल आगे आ जाता है कि हम पढ़ा कैसा रहे हैं। क्योंकि अगर हम हार्ड चीज को इजी नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बढ़िया बच्चा घर पे बैठ के ही पढ़ लेता मटेरियल से। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो बेयर एक्ट में या जो नोटिफिकेशंस आए एग्जाम्पशन के, उनके अंदर जो लॉ की लैंग्वेज लिखी हुई है ना, अगर बच्चा उसको डायरेक्टली पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत लीगल लैंग्वेज है। तो इसके लिए यहाँ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, और हमें ये जरूरी होता है कि जो भी एग्जाम्पशन हम पढ़ा रहे हैं कोशिश करें कि हम उसको अच्छे से चार्ट फॉर्म में बच्चे को समझा दें। क्योंकि अगर चार्ट फॉर्म में वो सभी एग्जाम्पशंस को समझा दिया जाएगा ना, तो फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चार्ट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। तो हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके पढ़ने वाले हैं, ताकि ये चैप्टर एक बार आप पढ़ लो और उसके बाद रिवाइज करो तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, पहली बात। दूसरी बात, इस चैप्टर को देखो हमने डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स में। जैसे कि सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिर ये चैप्टर बोलता क्या है। फिर इसकी थोड़ी हम बेसिक डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे कि आखिर कौन कौन सी एग्जाम्पशन है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। इसके नोट्स वैसे तो आपकी बुक के अंदर होने चाहिए, बट अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमारी टीम से इसकी पीडीएफ कॉल कर सकता है। हालांकि एग्जाम्पशन चैप्टर के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, अच्छे खासे अमेंडमेंट्स आए, वो सभी इस क्लास के अंदर कवर किए जा रहे हैं। चलिए देखिए, जीएसटी के अंदर एग्जाम्पशन गुड्स और सर्विसेज दोनों से रिलेटेड दिए हुए हैं। मतलब जीएसटी में ये नोटिफाई किया हुआ है कि अगर ये वाले गुड्स की सप्लाई करी जाती है या इन सर्विसेज की सप्लाई करी जाती है तो वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं। तो जीएसटी के अंदर जो एग्जम्पशन है वो गुड्स की भी दी हुई है, जीएसटी के अंदर एग्जम्पशन सर्विस की भी दी हुई है। लेकिन हमारे कोर्ट्स के अंदर हमें सिर्फ सर्विस की एग्जम्पशन पढ़नी पड़ती है। क्लियर है? एग्जम्पशन रिलेटेड टू सर्विसेज अंडर जीएसटी। जो गुड्स से रिलेटेड एग्जम्पशन है वो अपने कोर्ट्स का पार्ट नहीं है, और वो हमें पढ़ना भी नहीं होता है। क्लियर हो गए यहां तक? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जीएसटी के अंदर फलाने ट्रांजैक्शन पे या फलानी टाइप की सर्विस पे एग्जम्पशन लग जाएगा। मतलब अगर कोई सप्लायर इस तरह की सर्विस को सप्लाई कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये डिसाइड करने की पावर किसके पास में होती है? ये पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास में। लेकिन जो हमारा जीएसटी काउंसिल है, जिसके बारे में हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो हमारा जीएसटी काउंसिल है ना, वो रिकमेंडेशन देता है। जीएसटी काउंसिल बताता है, देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जो जीएसटी काउंसिल है ना वो अपनी मीटिंग करता है। जीएसटी काउंसिल अपनी मीटिंग करता है ना। अब तक देखा हुए तो जीएसटी काउंसिल की 55 मीटिंग हो चुकी है, फिर आगे और भी मीटिंग्स हो जाती हैं, ऐसे होती चलती रहती हैं। वो उन मीटिंग के अंदर वो डिसाइड करता है कि अब किस टाइप की सर्विस पे या किस टाइप की गुड्स के ऊपर हमें एग्जम्पशन लगा देना चाहिए, ताकि अगर कोई भी सप्लायर इस तरह का गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देता है और फिर डिसीजन लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि सर एग्जम्पशन लेने की पावर किसके पास में, मतलब एग्जम्पशन डिसाइड करने की पावर, कि
पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई के ऊपर एग्जम्पशन होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये पावर, ये ऑर्डर, ये डिसीजन लेने की पावर जो है वो तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, लेकिन जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करता है तब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को समझते हैं और अगर उन्हें सही लगता है तो फिर वो उसको पास कर देते हैं कि ठीक है, अब इस फलाने प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर एग्जम्पशन मिलेगी, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अब सर अगर ये बताइए कि सीजीएसटी एक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन नोट बोलता है कि भैया एग्जम्पशन मिल जाएगी, तो पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन ये सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 11 में दी गई है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो जीएसटी काउंसिल ने जो रिकमेंडेशन दी है उन सर्विसेज या गुड्स की सप्लाई के रिलेशन में एग्जम्पशन अनाउंस कर सकते हैं। ये पावर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 11 में दी जाती है ऑफ सीजीएसटी एक्ट। वहीं पर आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 6 में दी जाती है। क्लियर है ये चीज? यहां तक की बात समझ में। अब आखिर एग्जम्पशन देते कैसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए जीएसटी का आपका एक्ट आ गया 2017 में। अब आज सपोज करिए गवर्नमेंट को लगता है कि जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी कि यार फलानी टाइप की जो सर्विस है या फलाने टाइप की जो गुड्स हैं या फलाना कोई सप्लायर अगर सप्लाई करता है तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, जीएसटी नहीं लगेगा। एक्ट तो 2017 में आ गया था। जीएसटी काउंसिल ने सपोज करिए आज रिकमेंडेशन दी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन सही लगी और उन्होंने अप्रूव कर दिया, अपनी पावर को यूज करा कि ठीक है हम एग्जम्पशन को डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब एग्जम्पशन मिल जाएगी पर्टिकुलर सप्लाई में। तो ऐसा तो है नहीं कि एक्ट को अमेंड कर दिया जाएगा या कोई नया एक्ट लेकर आएंगे, क्योंकि साल दर साल जब जब जीएसटी काउंसिल को लगेगा कि यार इस पर भी एग्जम्पशन दे दो, इस सप्लाई पर भी एग्जम्पशन दे दो, इस गुड्स के लिए एग्जम्पशन दे दो, इस सर्विस के लिए एग्जम्पशन दे दो, तो जब जीएसटी काउंसिल को लगेगा तब वो रिकमेंडेशन देगा और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को सही लगेगा वो अप्रूव कर देगा। उसके लिए अब बार बार थोड़ी ना जीएसटी एक्ट को आप अमेंड करते रहोगे या जीएसटी एक्ट जो है वो कोई नया ही एक्ट लेकर आ जाओगे। इसीलिए प्यारे बच्चों, जब भी कभी गवर्नमेंट को एग्जम्पशन देनी होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर देती है, एक नोटिफिकेशन इशू कर देती है जिसमें डिटेल आ जाती है। वो नोटिफिकेशन भी कैसे करते हैं, लेट सपोज 2017 के अंदर एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया था। एक 2017 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया जो एग्जम्पशन के बारे में बोलता है, और वो जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था 2017 के अंदर वो 12वें नंबर का 12th नंबर का नोटिफिकेशन था। मतलब उससे पहले 11 नोटिफिकेशन और अपने रीजंस की वजह से गवर्नमेंट लेकर आ चुकी थी। 12वें नंबर का 2017 के अंदर 2017 के अंदर 12वें नंबर का जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट लेकर आई थी वो एग्जम्पशन से रिलेटेड लेकर आई थी। तो हम बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 12/217 12/2017 का जो नोटिफिकेशन है वो एग्जम्पशन की बात करता है। लेट्स सपोज कि आज फॉर एग्जांपल 2025 चल रहा है, सपोज करिए, और आज सपोज करिए कि गवर्नमेंट अभी तक 15 नोटिफिकेशन ला चुकी है, आज 16th नंबर का नोटिफिकेशन लेकर आ रही है जिसके अंदर वो कुछ एग्जम्पशन हमें देने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे कि 16/2025 नंबर का जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया उसके अंदर एग्जम्पशन को डिक्लेयर किया गया है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आया कि जीएसटी काउंसिल को जब जब सही लगता है, जिन जिन गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई के लिए सही लगता है, तो फिर वो रिकमेंडेशन दे देते हैं कि भैया इस पर एग्जम्पशन दे सकते हैं, जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर दी हुई है अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 6 में, कि वो देखते हैं जीएसटी काउंसिल आखिर क्या रिकमेंडेशन दे रहा है, डिस्कशन करते हैं और अगर सही लगता है तो अप्रूव कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली में अगर
एग्जम्पशन को अनाउंस कर रहे हैं, एग्जम्पशन लेकर आ रहे हैं, जीएसटी पर अब एग्जम्पशन मिलनी है, तो वो एक्चुअली में मिलती कैसे है, पता कैसे लगता है? क्योंकि 2017 में आ गया था जीएसटी एक्ट, तो कोई नया एक्ट लेकर आ रहे हैं क्या? ऐसे तो भैया हर साल हर 6 महीने में कभी भी गवर्नमेंट को जब जरूरत लगेगी वो तब एग्जम्पशन लेकर आएगी। क्या ऐसे बार बार एक्ट को बदलते ही रहेंगे क्या? नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी गवर्नमेंट एग्जम्पशन डिक्लेयर करती है तो एक नए नोटिफिकेशन के थ्रू कर देती है। क्लियर है ये चीज? तो एग्जम्पशन कैसे आती है? नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाती है। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया। अब एक चीज और समझिएगा प्यारे बच्चों, अब एक चीज और समझिएगा। सपोज करिए 2017 के अंदर नोटिफिकेशन आया जिसमें एग्जम्पशन के बारे में लिखा हुआ है। सर सपोज कीजिए उस टाइम पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में तो क्या नोटिफाई किया? ये नोटिफाई किया कि गवर्नमेंट जो है वो एग्जम्पशन लेकर आ रही है, गवर्नमेंट जो है वो एग्जम्पशन लेकर आ रही है। अब सर सपोज करिए गवर्नमेंट ने 2017 के अंदर 4 टाइप की, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 4 टाइप की एग्जम्पशन बोल दी। सर 2019 के अंदर अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार मुझे और 3-4 एग्जम्पशन लेकर आनी है। क्या गवर्नमेंट को नया नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा इसके लिए? या फिर गवर्नमेंट ऐसा बोल सकता है कि जो ये नोटिफिकेशन आया था 2017 में, उसके अंदर हमने पहले 4 एंट्रियां कर दी थी, एंट्री नंबर ये जो इन एग्जम्पशन के बारे में बोलती थी। अब हम 2019 में 3 एग्जम्पशन और ला रहे हैं, मतलब 3 नई एंट्री सेम नोटिफिकेशन में ऐड कर रहे हैं। अलाउड है? बार बार नया नोटिफिकेशन क्यों लेकर आएगा गवर्नमेंट? जो नोटिफिकेशन लेकर आ गई उसमें कोई नई एंट्री ऐड कर दे। फिर उसको लगता है कि यार 2022 के अंदर हमें और एग्जम्पशन लेकर आनी है, हाँ तो इस नोटिफिकेशन के अंदर और एंट्री ऐड कर दो। फिर लगे 2024 में और एग्जम्पशन करनी है, हाँ तो ये सेम नोटिफिकेशन के अंदर और एंट्री ऐड कर दो। नोटिफिकेशन बढ़ता चला जा रहा है। भाई 2017 में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आई थी और उसमें उसने लिखा कि गवर्नमेंट जो है वो एग्जम्पशन दे रही है। उस टाइम पर जीएसटी काउंसिल ने 4, 5, 10 चीजों के लिए एग्जम्पशन के लिए बोला था, वो गवर्नमेंट लेकर आ गई। सपोज करो आज आज 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में गवर्नमेंट को लगता है कि मेरे को और एग्जम्पशन देने का है, तो गवर्नमेंट जो एग्जाम जो पहले नोटिफिकेशन लाई थी उसी के अंदर नई एंट्री ऐड कर देगी। तो गवर्नमेंट नई नई एंट्रीज ऐड, मतलब नई नई एग्जामेशन ऐड कर देती है। बार बार क्यों नया नोटिफिकेशन लेकर आए? जो एक बार नोटिफिकेशन आ गया उसके अंदर ही कुछ नई एंट्रीज ऐड कर दो। ये गवर्नमेंट के पास में पावर होती है। तो अगर अब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि यार एग्जम्पशन जो है वो कैसे लेकर आई जाती है, बोला एग्जम्पशन डिक्लेयर करी जाती है थ्रू नोटिफिकेशन। लेकिन अगर गवर्नमेंट को अब कुछ नई एग्जम्पशन लेकर आनी है तो जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने एक बार एग्जम्पशन के लिए अलाउ कर दिया, अनाउंस कर दिया, नोटिफाई कर दिया, उसके अंदर वो नई नई एंट्रियां ऐड कर सकती हैं। और एक नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी एंट्रीज ऐड हो जाती हैं। जैसे अभी हम जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को आगे, अभी तो इंट्रो पढ़ रहे हैं हम इसका, हम पढ़ेंगे कि एक नोटिफिकेशन लेकर आई थी गवर्नमेंट 12/2017 नोटिफिकेशन नंबर है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने पहले ये एंट्री बोली थी कि ये एग्जम्पशन है, फिर बाद में और एक एंट्री जोड़कर बोल दी ये एग्जम्पशन है, फिर बाद में एक और एंट्री जोड़कर बोल दी ये एग्जम्पशन है, फिर बाद में गवर्नमेंट ने एक और एंट्री जोड़कर बोल दी ये एग्जम्पशन है। उस तरीके से एग्जम्पशन लाई जा सकती है। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक की बेसिक बात जो मेरे को समझ में आई वो क्या समझ में आई? सर अभी तक मेरे को सिर्फ इतना सा समझ में आया है कि ये जो एग्जम्पशन डिक्लेयर करने की पावर होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। हालांकि जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देता है कि फलानी चीज के ऊपर एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसको समझती है, डिस्कशन करती है और अपनी पावर को यूज कर सकती है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि कैसे वो एग्जम्पशन को बताती है, डिक्लेयर करती है, तो थ्रू नोटिफिकेशन करती है। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशंस के अंदर नई नई एंट्री ऐड कर देती है, मतलब नई नई एग्जम्पशंस को वो जोड़ती रहती है कि 2019 में लगा, 2020 में लगा कुछ और, 2021 में लगा कुछ और, 2022 में लगा कुछ और, आज लगा कुछ और। तो गवर्नमेंट सेम नोटिफिकेशन में एंट्री जोड़ देगी कि ये वाली भी एग्जम्पशन दी जा रही, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी 100% तरीके से समझ में आ गई, लेकिन अब हम एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। लेकिन अब हम एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जिसको आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे,
मैं आपको बोल रहा हूं, आप ना बस शांति से सुनते रहिए इस चैप्टर को। आप ये बोलोगे कि सर मजा आ रहा है। देखिए बच्चा, सपोज करिए आप, सपोज करिए, देखिए एक्ट, जीएसटी एक्ट आया 2017 में। अब सपोज करिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आई, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आई एग्जाम्पशन का। लेट सपोज, सपोज करना है 2020 में, सपोज 2020 में। अब क्या होता है, नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने लिख दिया, नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने लिख दिया कि भैया इन इन चीजों पे ये नोटिफिकेशन आया, उसमें लिख दिया एग्जाम्पशन दिया जा रहा है, और तो वो सब लीगल लैंग्वेज में लिख दिया। अब उस पे ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आखिर गवर्नमेंट किस चीज पर एग्जाम्पशन दे रही है, किस पर नहीं दे रही है। मतलब नोटिफिकेशन 100% तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, दिमाग में क्लियरिटी नहीं है, और उसके लिए एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट ना फिर धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन भी लेकर आती है कि यार हम जो नोटिफिकेशन लाए थे उसमें क्लैरिटी दे देते हैं, अभी ये चीजें कवर हो जाती है, इन इन पर एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट ना जब नोटिफिकेशन लेकर आ जाती है तो गवर्नमेंट बहुत बार एक्सप्लेनेशन भी इशू करती है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। 25 ऑफ अगस्त, सपोज करिए, सपोज सपोज 25 ऑफ अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन आया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, अगर उसका एक्सप्लेनेशन आया 26 मई 2021, 26 मई 2021 को उसका एक्सप्लेनेशन आया। क्वेश्चन अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि वो जो नोटिफिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा, वो किस दिन से इफेक्टिव माना जाएगा? जिस दिन वो नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ था 25 अगस्त 2020 को, या जिस दिन उसका एक्सप्लेनेशन आया है 26 मई 2021 को, किस दिन से उस नोटिफिकेशन को इफेक्टिव माना जाएगा, किस दिन से माना जाएगा? पता है लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि अगर, लॉ ये बोलता है अगर एक्सप्लेनेशन 1 साल के अंदर अंदर आ जाता है, विद इन 1 ईयर, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया था वहीं से इफेक्टिव माना जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन आफ्टर 1 ईयर आता है, 1 साल के बाद, तो जिस दिन एक्सप्लेनेशन आया उस दिन से उसे इफेक्टिव माना जाएगा। अरे मेरी बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अगर नोटिफिकेशन जिस दिन नोटिफिकेशन आया और एक्सप्लेनेशन उस नोटिफिकेशन के 1 साल के अंदर अंदर आ गया, अगर एक्सप्लेनेशन नोटिफिकेशन के 1 साल के अंदर अंदर आ गया, तो फिर वो नोटिफिकेशन इफेक्टिव होगा जिस दिन नोटिफिकेशन एक्चुअली में आया था। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन 1 साल के बाद आया, आफ्टर 1 ईयर, तो नोटिफिकेशन इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्लियर ये चीज? तो मैंने आपको क्या बोला, अगर विद इन 1 ईयर एक्सप्लेनेशन आ जाता है तो नोटिफिकेशन इफेक्टिव कब से हो रहा है? नोटिफिकेशन इफेक्टिव कब से हो रहा है? जिस डेट पर नोटिफिकेशन आया था उसी डेट से इफेक्टिव हो रहा है। मतलब एक्सप्लेनेशन आया 26 मई 2021 को, लेकिन हम बोलेंगे कि इसको इफेक्टिव कब से माना जा रहा है? जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से। क्या हम ये बोलते हैं ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? रेट्रोस्पेक्टिव शब्द का मतलब क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पुरानी डेट से। मतलब आज एक्सप्लेनेशन आया है, लेकिन उसको इफेक्टिव हम पुरानी डेट से मान रहे हैं जिस दिन नोटिफिकेशन आया था। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आ रही है मेरी बात समझ में? यहां तक क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर आफ्टर 1 ईयर आया, आफ्टर 1 ईयर, तो हम इफेक्टिव कब से मान रहे हैं? जिस दिन एक्सप्लेनेशन एक्चुअली में आया उस दिन से। उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं,
सपोज करिए नोटिफिकेशन आया, सपोज कीजिए नोटिफिकेशन आया 26 जून 2017, 26 जून 2017 को। सपोज कीजिए उसका एक्सप्लेनेशन आया, सपोज कीजिए कि उसका एक्सप्लेनेशन आया, सपोज करो कि एक्सप्लेनेशन आया 25 सितंबर 2018 को। तो मुझे बताइए कि अब ये इफेक्ट में कब से आएगा, इफेक्टिव डेट कौन सी होगी? क्योंकि सर ये आफ्टर 1 ईयर आया है, क्योंकि ये आफ्टर 1 ईयर आया है, इसलिए इसकी इफेक्टिव डेट यहीं से मानी जाएगी। तो ये कौन सा माना जाएगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है मेरे को सर यहां तक की बात आपकी 100% तरीके से समझ में आ गई, लेकिन सर अब मेरा एक डाउट है। मैंने कहा बोलो। बोला सर क्या ऐसा नहीं हो सकता, सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज करिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लेकर आ गई, गवर्नमेंट, मैंने कहा हाँ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आ गई। सर आपने बोला था कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट लेकर आ जाती है तो उसके बाद में एग्जम्पशंस के लिए एंट्रीज भी गवर्नमेंट फ्यूचर में लेकर आ सकती है। जी हाँ। तो सर सपोज करो ना कि 2017 में, सर सपोज करो कि 2017 के अंदर नोटिफिकेशन आया, 2017 के अंदर नोटिफिकेशन आया, एंड आज 2024 मई 2024 के अंदर गवर्नमेंट एक नई एंट्री लेकर आई। लेट सपोज कि 2024 के मई 2024 में गवर्नमेंट ने एक नई एंट्री ऐड करी इस नोटिफिकेशन में कि आज से फलानी चीज पर भी एग्जम्पशन होगा। क्या इस एंट्री के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकता? क्योंकि बहुत बार हो सकता है ना कि गवर्नमेंट कोई एंट्री लेकर आई और उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं बता पा रहा है अपनी बात को। हाँ, एंट्री का भी एक्सप्लेनेशन आता है। सपोज करो एंट्री का एक्सप्लेनेशन आया, सपोज करो एंट्री का एक्सप्लेनेशन आया 2025 फेब के अंदर, एंट्री का एक्सप्लेनेशन, एंट्री का एक्सप्लेनेशन आया 2025। तो सर अब दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो एंट्री है इसका इफेक्ट क्या नोटिफिकेशन डेट से माना जाएगा? आप सोचो, क्या आपको ये जेन्युइन बात लग रही है, कॉमन सेंस, कि नोटिफिकेशन 2017 में आया था, उस वक्त गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशंस डिक्लेयर करे होंगे। आज 2024 के अंदर एक नई एंट्री आ रही है जिसके अंदर कुछ नए एग्जम्पशन बताए जा रहे हैं। आपको लगता है कि 2024 में जो एंट्री इंट्रोड्यूस करी गवर्नमेंट ने, आज बोला इस चीज पे एग्जम्पशन लगेगा, उसका इफेक्ट 2017 से आ जाएगा? आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं ना। तो इफेक्ट कहां से होना चाहिए? सर वही सेम चीज कि जिस दिन एंट्री को डिक्लेयर करा, मतलब जिस दिन एंट्री ऐड करी गवर्नमेंट ने, अगर उसके 1 साल के अंदर अंदर उस एंट्री का एक्सप्लेनेशन आ गया विद इन 1 ईयर, तो सर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस दिन से उसका इफेक्ट मान लिया जाएगा। बट अगर एंट्री आ गई और एंट्री का एक्सप्लेनेशन आफ्टर 1 ईयर आता है तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो सर आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि नोटिफिकेशन आया और उसका एक्सप्लेनेशन आया, और फिर नोटिफिकेशन के अंदर एंट्री आई और एंट्री का एक्सप्लेनेशन आया, तो नोटिफिकेशन कब से इफेक्टिव है? वो विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव ये चलेगा। एंड एंट्री का एक्सप्लेनेशन आया, इसका भी कब से इफेक्ट में आएगा? वही सर, विद इन 1 ईयर, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव सेम इफेक्ट चलेगा। स्टूडेंट बोलता है सर ये लिखी हुई है यहां पर बात एक एक चीज आपने, और मेरे को यहां तक एक एक चीज क्लियर हो गई। अभी तक सर आपने मेरे को छोटे छोटे कुछ इंट्रोडक्शन बताया आपने एग्जम्पशन का। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, एग्जम्पशन चैप्टर इजी है, बस हमें डिटेल में पढ़ना होता है इसे, अच्छे से पढ़ना होता है इसे। और जब हम एक एक एंट्री करते हुए चलेंगे ना,
तो साथ में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि हमने एक सर एग्जाम्पशन पढ़ ली किसी पर्टिकुलर सर्विस से, चैरिटेबल सर्विसेज से रिलेटेड पढ़ ली, तो उसका अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। आपको ना एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, बस ये हमें डिटेल में पढ़ना है एक एक चीज को। बच्चा क्या करता है, ऊपर ऊपर से पढ़ जाता है, स्टूडेंट क्या करता है, ऊपर ऊपर से पढ़ जाता है और फिर बोलता है अरे यार एग्जाम्पशन चैप्टर तो बहुत हार्ड है, मेरे को तो समझ में नहीं आया। अरे आपने पढ़ा ही नहीं ना दोस्त, पढ़ते तो आता यार, कैसी बात करते हो आप, इंटेलिजेंट हो, मेरे को मालूम है आपको आता। यहां तक की बातें समझ में आई। अब एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट बोलता है सर देखो एक चीज बताओ मुझे, सर जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके अंदर एक तो सप्लायर होता है सर। सर देखो ट्रांजैक्शन के अंदर एक होता है सप्लायर, और ट्रांजैक्शन में दूसरी जो पार्टी होती है वो होती है रेसिपिएंट, है ना। एक तो होता है सर सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट। और सर जो ट्रांजैक्ट किया जा रहा है वो या तो गुड्स है या वो सर्विस है ना। तो सर अब मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट एग्जम्पशन लाती है, उसका पावर है वो आपने बताया, नोटिफिकेशन के अंदर लाती है, नोटिफिकेशन के थ्रू देन एंट्रीज उसमें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं एंड उनका इफेक्टिव डेट वो समझाया आपने, ठीक है, मेरे को आ गया समझ। मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे, जेन्युइन क्वेश्चन है सर मेरा, मैंने कहा पूछो क्या चाहते हो। बोले सर सपोज करो ना कि एक सप्लायर है और एक रेसिपिएंट है, और क्या कर रहा होगा सप्लायर, या तो गुड्स सप्लाई कर रहा होगा या सर्विस सप्लाई कर रहा होगा। जब गवर्नमेंट एग्जाम्पशन लेकर आती है तो मतलब किस बेसिस पे या किस तरीके से लेकर आती है, अरे बड़ा सिंपल है यार दोस्त। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, या तो गवर्नमेंट ये बोलेगी कि जो पर्टिकुलर सप्लायर है अगर वो सप्लाई करेंगे तो एग्जेम्प्ट है, या तो ऐसा बोल देगी। जैसे लेट सपोज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे चैरिटेबल एंटिटीज जिनका मेन पर्पस चैरिटी करना है, सपोज करिए, सपोज अभी इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं, सपोज करो गवर्नमेंट ने बोला कि यार उनको एग्जाम्पशन है, तो सप्लायर के बेसिस पे एग्जाम्पशन की, अगर वो सप्लाई करेंगे तो उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। या तो ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा बोल दे, या गवर्नमेंट ऐसा बोल दे कि जो रेसिपिएंट है, मतलब फलाना लोग, फलाना आदमी अगर रिसीव कर रहा है तो उस पर जीएसटी पे नहीं करना है, ऐसा बोल सकती है। तो या तो गवर्नमेंट एग्जाम्पशन देगी तो बोलेगी कि अगर कोई सप्लायर, मतलब कौन सप्लायर स्पेसिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने कि अगर, जैसे आज सपोज करो गवर्नमेंट ये बोलती है कि कॉमर्स के अंदर ये प्रोफेशनल कोर्स जो पढ़ा रहे हैं, सीएससी सीएमए, इनको जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए एग्जाम्प्ट है, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम्प्ट है, तो सप्लायर के बेसिस पे एग्जाम्पशन दी गई। या रेसिपिएंट की जो बच्चा पढ़ रहा है, जीएसटी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसको एग्जाम्पशन है, उसकी फीस पे जीएसटी नहीं लगेगी, तो रेसिपिएंट के बेसिस पे एग्जाम्पशन दी, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट कैसे देना चाह रही है। या एक होता है गुड्स या सर्विस की, अगर इस तरह की गुड्स या ये पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई हुई या पर्टिकुलर सर्विस की सप्लाई हुई तो वो एग्जाम्प्ट है, तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट एग्जाम्पशन किस बेसिस पर लेकर आ रही है। हो सकता है सप्लायर के बेसिस पे लाएगी, फलाना कि वो सप्लायर जो वॉच सप्लाई करते हैं उनके लिए जीएसटी माफ है, या वो सप्लायर जो बैटरी सप्लाई करते हैं उनके लिए जीएसटी माफ है, ऐसा बोल सकते हैं। या गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है कि फलाना रिसीवर, मतलब कोई बंदा जो ऐसे ऐसे है, ये क्वालिफिकेशन है, अगर वो प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है तो उसको जीएसटी नहीं पे करना, रिसीवर के बेसिस पे एग्जाम्पशन आ गई। या ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट बोले कि यार आज से ना, लेट सपोज कि अगर किसी बंदे को कुछ प्रॉब्लम है और उसके लिए ये मेडिसिन दी जा रही है, ट्यूब दी जा रही है पेन के लिए, तो उस पे जीएसटी नहीं है, तो वो गुड्स या सर्विस के बेसिस पर भी एग्जाम्पशन दी जा सकती है, वो डिपेंड करता है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, तीन चीजों के बेसिस पे, या तो सप्लायर के बेसिस पे, या रेसिपिएंट के बेसिस पे, या सप्लाई के बेसिस पे, मतलब गुड्स या सर्विस के बेसिस पे। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक। सर यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई, लेकिन सर अब एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने बोला अब क्या क्वेश्चन है यार तुम्हारा। बोला सर अभी तक आपने ये समझा दिया एग्जाम्पशन क्या होती है, आपने ये समझा दिया एग्जाम्पशन गुड्स और सर्विसेज किसी के लिए हो सकती है, आपने ये भी समझा दिया कि जो एग्जाम्पशन है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं, बट जीएसटी रिकमेंडेशन काउंसिल की रिकमेंडेशन के बेसिस पे करते हैं, नोटिफिकेशन के थ्रू करते हैं, उसमें एंट्रीज ऐड हो जाती हैं, विद इन 1 ईयर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, आफ्टर 1 ईयर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। गॉट इट। बट एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने कहा बोलो यार बाबू क्या क्वेश्चन है। बोले कि सर
एग्जम्पशन कितने टाइप की होती है? मैंने बोला अगर आप मेरे से पूछोगे एग्जम्पशन कितने टाइप की होती है, अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि एग्जम्पशन कितने टाइप की होती है, तो मैं आपसे बोलूंगा एग्जम्पशन दो टाइप की होती है। एक होती है जनरल एग्जम्पशन, एक होती है मेरे दोस्त जनरल एग्जम्पशन, और एक होती है मेरे दोस्त स्पेशल एग्जम्पशन। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो, जनरल एग्जम्पशन का मतलब होता है कि जो जनरली सबको दी जा रही है, टू ऑल, जनरल एग्जम्पशन है। जैसे सपोज करिए गवर्नमेंट कल को ये बोल देती है, सपोज करिए कल को गवर्नमेंट ये बोल देती है कि अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी, सपोज कीजिए कल को गवर्नमेंट ये बोल देती है कि अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी सर्विस प्रोवाइड करेगी तो एग्जम्पशन है। तो गवर्नमेंट ने ये तो नहीं बोला कि चैरिटेबल एंटिटी गुजरात की, ऐसा तो नहीं बोला गवर्नमेंट ने, या राजस्थान की, या बंगाल की, ऐसा तो नहीं बोला उसने। उसने बोला चैरिटेबल एंटिटी किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करेगी, किसी को भी एक्स वाई जेड को सर्विस प्रोवाइड करेगी, एग्जम्प्ट है, जनरल है, सबके लिए है, जनरल। और स्पेशल क्या होता है? टू स्पेसिफिक पीपल, पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों को धार्मिक यात्रा कराते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं केदारनाथ, आइए हम आपको ले चलते हैं अमरनाथ, आइए हम आपको ले चलते हैं वैष्णो देवी। धार्मिक यात्रा कराते हैं, और उस धार्मिक यात्रा को कराने के लिए वो पैसा लेते हैं, है ना? जैसे आप इंस्टा पे देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, आप फेसबुक पर देखते होंगे, आता है कि फलाना एक क्रू जा रहा है, फलाना इंस्टीट्यूशन जो है, जो एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अमरनाथ यात्रा लेकर जा रहा है। मैक्सिमम 50 लोग लेकर जाएंगे। कैसे जाएंगे? वो लिखा है कि पहले बस से जाएंगे, देन गाड़ियों से जाएंगे, फलाना ढीकना, खाना रहेगा, सोना रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, यहाँ यहाँ दर्शन कराया जाएगा, और एक बंदे का 15,000 रुपये लिया जा रहा है, लेट सपोज। गवर्नमेंट बोलती है कि टैक्स लगेगा। आप सर्विस दे रहे हो यात्रा की, यात्रा करवा रहे हो लोगों को, पैसा ले रहे हो उसका, इस पे जीएसटी चार्ज होगा। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारी एंटिटीज जो हैं वो ऐसी यात्राएं ले जाती हैं, तो उस पे वो लिख कर रखती हैं कि 15,000 प्लस जीएसटी, क्योंकि जीएसटी भी वो आपसे ही लेगा ना फिर। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि वैसे तो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर धार्मिक यात्रा लेकर जा रहा है और उस बात का पैसा ले रहा है तो जीएसटी चार्ज होगा, टैक्स पे होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर दिया कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन अगर वहां पर्टिकुलर जगह पर यात्रा लेकर जा रहे हैं तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। लेट सपोज उत्तराखंड का एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट सपोज उत्तराखंड का एक ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुम कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लोगों को यात्रा कराओगे, कैलाश मानसरोवर की, और उसके लिए तुम कुछ पैसा लोगे, क्योंकि अपनी जेब से थोड़ी लगाएगा। आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे मन में आया कि लोगों को कैलाश मानसरोवर ले चलता हूं, पर मैं पूरा खर्चा कैसे करूंगा? 50 लोगों को लेकर जा रहा हूं यार, लाख लाख से ऊपर का खर्चा आ जाएगा आराम से, कम 5-6 लाख का तो आ ही जाएगा। तो मैं बोलूंगा भैया थोड़ा थोड़ा पैसा दो आप एक साथ में जाओगे तो कम पैसा ही लगेगा आपका। अकेले अकेले जाते सब लोग तो पता नहीं कितना खर्चा आता। एक बस हायर कर लेंगे, ये कर लेंगे, होटल बुक कर लेंगे, धर्मशाला बुक कर लेंगे, पैसा ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, नाम है उसका, पढ़ेंगे हम अभी आगे चल के, अभी हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अलाउ करा है कि अगर, और वो ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड की ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको बोला है कि आप अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा कराने ले जा रहे हो, उसके लिए पैसा ले रहे हो, जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो बोल रहा है अगर आप हज यात्रा करा रहे हो, हज की,
और डिफाइंड किया है कि यात्रा हज की होगी, डिफाइंड किया है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर करा रहा है तो उस पर जीएसटी, वो स्पेशल है कि स्पेशली हमने आपके लिए एग्जम्पशन दे दी स्पेशली। तो दो एग्जम्पशन होती है, जैसे आप महाकुंभ है, आप ऐसे समझो ना यार, महाकुंभ है, सही लिख रहा हूं ना, महाकुंभ, महाकुंभ है, उसमें दो लाइनें हैं। एक लाइन है जिसमें पब्लिक लगी हुई है बहुत, आप और मैं जाएंगे तो वहीं उस लाइन से जाना पड़ेगा, भीड़ से। और एक लाइन है वो वी 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 आईपी लाइन है, मतलब बहुत सारे वी लग गए उस आईपी के आगे, ऐसी लाइन है वो। जहां से जाएंगे तो कोई नहीं होगा, मच्छर भी होगा तो उसको 3 साल जेल हो जाएगी कि तू आया कैसे, बॉस जा रहे थे जब, तेरी हिम्मत कैसे हुई रास्ता काटने की। तो ये तो है स्पेशल एग्जाम्पशन कि भैया स्पेशल, तेरे लिए स्पेशल। और ये जनरल, सबके लिए जनरल एग्जाम्पशन, जनरल। जैसे मम्मी खाना बनाती है, डेली बनाती है, जनरल सी बात है, जनरल है, सबके लिए है, वो सिंपल है, वही बना होगा, घिया बन गई होगी, लौकी, कद्दू बन गया होगा, बनता है आपके घरों में। और एक होता है स्पेशल, आज तो मेरे बच्चे का बर्थडे है, आज तो भैया केक आएगा, पिज्जा आएगा, बर्गर आएगा, फलाना आएगा, ढीकना आएगा। समझ रहे हो मेरी बात का कहने का मतलब क्या है? ये तो चलो मजाक वाली बात हो गई, बट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं जनरल एग्जम्पशन का मतलब होता है, लेट सपोज गवर्नमेंट ये बोलती है लेट सपोज कि अगर कोई पर्सन बाहर से कोई कार इंपोर्ट करेगा, अगर कोई पर्सन फॉरेन से कोई कार इंपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, जीएसटी लगेगा, लेट सपोज आईजीएसटी लगेगा। अब गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई पर्सन बाहर से कार इंपोर्ट करता है तो उस पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला पर्टिकुलर आदमी करता है, ये नहीं बोला गवर्नमेंट ने बोला कोई भी इंडियन अगर फॉरेन से कोई भी कार इंपोर्ट कर रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये जनरल एग्जाम्पशन है, ये सबको मिल रही है, आम जनता को, सबको, XYZ को। लेकिन एक होता है स्पेशल कंडीशन, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर फॉरेन से कोई भी कार इंपोर्ट करेगा इंडिया में तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर इंडियन क्रिकेट टीम का कोई प्लेयर है और उसमें भी नेशनल टीम का प्लेयर है, रणजी वंजी का, अंडर 19 19 का नहीं, नेशनल टीम का प्लेयर है, और नेशनल टीम के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं कि ए कैटेगरी में जो फॉल हो रहा है, बी कैटेगरी में फॉल हो रहा है, सी कैटेगरी में, जैसे बड़े बड़े प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर हो गया, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और कौन है, धोनी, और अभी नए के नाम मुझे याद नहीं है, युवराज सिंह, हरभजन, मेरे को उनका नाम तो याद है। ए कैटेगरी के हैं, बी कैटेगरी में दूसरे आ गए, कौन है मुझे तो यार नाम याद नहीं है अभी, तो अभी क्रिकेट टीम का कुछ आइडिया है नहीं है ना। तो ये बी कैटेगरी का है, एक सी कैटेगरी का है, मतलब अभी परफॉर्मेंस वाइज बात कर रहे हैं। तो बोला अगर इंडियन क्रिकेट टीम का कोई प्लेयर है, वो भी इंडियन क्रिकेट टीम में विमेन नहीं, सिर्फ मेन का, और मेन में भी नेशनल का, रणजी का, अंडर 19 का नहीं, और उसमें भी ए कैटेगरी का, तो वो अगर फॉरेन से कार इंपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, उनको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट है। ये स्पेशल एग्जाम्पशन है, स्पेशली आपके लिए, आप हो हमारे दामाद, सिर्फ आपके लिए ये एग्जाम्पशन दी जा रही है, तो इसे बोला जाता है स्पेशल एग्जाम्पशन। क्लियर ये चीज? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को बात समझ में आ गई, सर मेरे को आपकी बात समझ में आ गई। आप बोल रहे हो कि जो एग्जाम्पशन है वो दो तरह की होती है, एक होती है जनरल एग्जाम्पशन, जनरल एग्जाम्पशन जो होती है वो जनरली होती है, मतलब सबके लिए होती है ना, सबके लिए होती है। लेकिन स्पेशल एग्जाम्पशन जो होती है उसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर के लिए एग्जाम किया जा रहा है, पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन, उसके लिए एग्जाम किया जा रहा है। सर मेरे को समझ में आ गया, बट मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बोलो।
कि सर जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ने जनरल एग्जाम्पशन दी, गवर्नमेंट ने जनरल एग्जाम्पशन दी, मैंने कहा हाँ, गवर्नमेंट ने बोला कि जनरल एग्जाम्पशन दी कि फॉरेन से अगर कोई भी कार इंपोर्ट करता है, लेट सपोज, या ऐसा मान लो, एक मिनट, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है, अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है और वो चैरिटेबल एंटिटी जो है वो रेंट पे कमरा दे रही है, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल, आपको कॉन्सेप्ट अभी बेसिक समझा रहा हूं, डिटेल समझा रहा हूं मैं आपको। गवर्नमेंट ने बोला कि यार एक चैरिटेबल एंटिटी है, वो अगर कमरा रेंट पे देगा लोगों को, धर्मशाला टाइप, और उसका कुछ पैसा लेगा वो, तो वो एग्जेम्प्ट है, एब्सल्यूट एग्जेम्प्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ये कोई शर्त है। गवर्नमेंट ने बोला चैरिटेबल एंटिटी रेंट पे कमरा देती है लोगों के लिए, उसका पैसा लेती है, एग्जेम्प्ट, जीएसटी नहीं लेने का, बात खत्म। इसे बोलते हैं एब्सल्यूट एग्जम्पशन। एब्सल्यूट एग्जम्पशन का मतलब होता है कि विदाउट एनी कंडीशन, गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि पहले ये करना पड़ेगा तो एग्जम्पशन मिलेगी, पहले वो करना पड़ेगा तो एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो उसे बोलते हैं एब्सल्यूट, मतलब विदाउट एनी कंडीशन एग्जम्पशन दी जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने यह बोला कि भैया कोई चैरिटेबल एंटिटी है, अगर वो रेंट पे रूम दे रही है, और अगर जो रेंट का रूम है वो 1,000 रुपए तक है, तो जीएसटी का एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन रेंट का रूम 1,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर उस केस में आपके ऊपर जीएसटी, ये कंडीशनल है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जनरल एग्जम्पशन, ये भी जनरल एग्जम्पशन के दो सब टाइप हो जाते हैं बेसिकली, और स्पेशल में भी बाई चांस आ सकता है। वैसे जनरल में होते हैं दो सब टाइप, एब्सल्यूट और कंडीशनल। एब्सल्यूट का मतलब है विदाउट एनी कंडीशन गवर्नमेंट ने एब्सल्यूट परमिशन दे दी है, और कंडीशनल का मतलब होता है ये कंडीशन है। लेट सपोज, जैसे जैसे क्या होता है ना कि हम अपने यहां पर रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करते थे पहले, हम रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करते थे कि जब आप क्लास परचेज कर रहे हो आपके टेस्ट शुरू हो गए, चैप्टर वाइज, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, ऐसे टेस्ट चल रहे हैं, और उनकी आंसर कॉपी मैं पर्सनली चेक कर रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं आंसर शीट दे दी आपको कि क्वेश्चन पेपर दिया आंसर शीट दे दी, तो फिर फायदा ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर हमने आंसर शीट दे दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी आंसर कॉपी को सेल्फ एवेल्युएट खुद ही चेक कर रहे हो, तो आपको अपनी गलतियां कितने हद तक पता लग पाएंगी, बायस्ड भी हो जाएगा थोड़ा। फायदा तो यही होगा जैसे स्कूलों में होता था, आपने अपना टेस्ट दिया, फिर आपकी आंसर कॉपी को टीचर चेक करके दे रहा है। अब सपोज करो हमने बोला कि यार हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं, और कोई भी दे सकता है उस टेस्ट को, कोई भी, चाहे से उसने हमसे क्लास ली, नहीं ली, है ना, या हमने ऐसे बोला कि जो जो बंदे ने हमसे क्लास ली है, जिस जिस पर्सन ने हमसे क्लास ली है वो टेस्ट दे देगा, रेगुलर टेस्ट। हमने उसमें कोई कंडीशन नहीं रही कि आपने क्लास ली आप टेस्ट दो, मर्जी है आपकी, देना है तो मत दो, एप्स तो ये एब्सल्यूट हो गई कि हाँ आपकी मर्जी है, कोई कंडीशन नहीं लगाई हमने। बट सपोज करो हमने एक कंडीशन लगा दी कि जी अगर आपने हमसे क्लास ली है और आपने अगर 40% अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे कितना कंप्लीट कर लिया आप, अगर आपने 40% अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया तो ही आपको रेगुलर टेस्ट के लिए एलिजिबल किया जाएगा। ये कंडीशनल हो गया, एक कंडीशन लगा दी गई। तो जो एग्जाम्पशन, हम जनरल एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं, ये भी दो सब टाइप की हो जाती है, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी कंडीशन गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दी कि ऐसा ऐसा एग्जेम्प्ट है, सब सब एग्जेम्प्ट है, बिना किसी कंडीशन के, कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले ये फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन एक होता है प्री रिक्वायरमेंट कि पहले ये हो रहा है तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई, लेकिन सर आपने एक बात बताई थी मेरे को। मैंने कहा क्या बताया मैंने आपको, बताओ। बोला सर आपने मेरे को एक बात बताई थी कि जो एग्जम्पशन मिलती है जीएसटी के अंदर, वो एग्जम्पशन गुड्स के ऊपर भी मिलती है और वो एग्जम्पशन सर्विस के अंदर भी मिलती है। मतलब सर्विसेज के लिए भी एग्जम्प्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि अगर ये सर्विस सप्लाई की जा रही है, ये सर्विस सप्लाई की जा रही है तो एग्जम्पशन है। और गुड्स के लिए भी एग्जम्पशन बताई हुई है। देखो गुड्स का जो एग्जम्पशन है ना, वो आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में है नहीं, इतना डिटेल में है ही नहीं, मतलब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है बेसिकली वो।
अब आप बोलोगे सर मेरे को तो नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो वो फिर कोर्स छोड़ के फिर आप सेपरेटली जीएसटी का पैसा कोर्स लो, जिसके अंदर आपको डिटेल में नॉलेज गेन करनी है कंप्लीट ऑफ जीएसटी, वो अलग चीज है। पर यहां पर तो हम अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं, है ना, स्टडी मटेरियल के अंदर जितना दिया है वो पढ़ रहे हैं, उससे काफी हद तक हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। और जो कोर्स का पार्ट ही नहीं है उसमें फिर एंटर कर जाना, वो मतलब ही नहीं रहेगा उसका। तो गुड्स के लिए भी जीएसटी की एग्जम्पशन दी गई है गवर्नमेंट को, जब जब जरूरत लगती है। एवरीडे आइटम्स हो गए, जैसे नेसेसरी आइटम्स हो गए, कॉमन मैन के यूज के जो आइटम्स हैं उनके ऊपर, है ना, जैसे अनब्रांडेड आटा हो गया, मैदा, बेसन, ये सब चीजें, मिल्क, एग, इनके ऊपर सपोज करो कि जीएसटी की गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दी हुई है। लेकिन वो क्या है, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे तो गुड्स के एग्जम्पशन की पूरी जानकारी लेनी है, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर चले जाओ। आप चाहो तो आप इस वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, वहां से आप गुड्स के कौन कौन से गुड्स के ऊपर जीएसटी में एग्जम्पशन दी गई है वहां से आप पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने आपको बताया था जीएसटी के अंदर सर्विसेज के लिए भी एग्जम्पशन दी जाती है। सर्विसेज के लिए क्या क्या एग्जम्पशन होती हैं वो हमें पढ़ना है, और हम एक एक करके उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अब हम शुरू करने वाले हैं कि अब कौन कौन सी एग्जम्पशन मिलती है। अभी तक मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया, अभी तक मैंने आप लोगों को एग्जम्पशन का बेसिक डिटेल इंट्रोडक्शन दिया। मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया कि भैया एग्जम्पशन जो है, अब आपको क्या समझ में आ गया, अब आपको ये समझ में आ गया कि एग्जम्पशन जो है वो क्या होता है। गुड सर्विस दोनों के लिए मिलती है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी, सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी, जीएसटी रिकमेंडेशन काउंसिल रिकमेंड करता है, फिर वो लोग ऑर्डर पास कर देते हैं, मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम्शन को नोटिफाई किया जाता है। और नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी एंट्रीज टाइम टू टाइम जब जब एग्जाम्शन लेकर आनी है किसी पर्टिकुलर सप्लायर या रिसीवर या गुड्स या सर्विस के बेसिस पे, तो वो एंट्री ऐड कर दी जाती है। बहुत सारी एंट्रियां ऐड हो चुकी हैं जिनको हम पढ़ेंगे अभी। देन उसके बाद में नेक्स्ट ये आ जाता है कि सर अगर कोई नोटिफिकेशन आया और उसका एक्सप्लेनेशन अगर एक साल के अंदर अंदर आ गया, तो उसे हम एक साल के अंदर अंदर आ गया तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, और अगर एक साल के बाद में आए तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। एंड सेम मैंने आपको ये भी बताया कि नोटिफिकेशन आ गया, फिर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एंट्रीज को ऐड करती जा रही है, एंट्रीज का एक्सप्लेनेशन आया, उसमें भी वो प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चलता है। देन मैंने आपको बताया कितने टाइप की एग्जाम्पशंस होती है, दो टाइप की होती है, जनरल, स्पेशल। देन जनरल में भी मैंने दो सब टाइप आपको बताए, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। आई गेस यहां तक आपको 100% तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक्स पढ़े अभी तक हमने एग्जाम्पशन के। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, सर्विसेज के एग्जाम्पशन को एक एक करके हम अलग अलग सर्विस देखेंगे कि इस पे क्या एग्जाम्पशन है, इस पे क्या एग्जाम्पशन है। सबसे पहले जो एग्जाम्पशन दी गई है ना स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमें सर्विसेज के लिए एग्जाम्पशन पढ़नी है, अब बड़ी डिटेल, अब एकदम सीरियस हो जाओ। अब अगर बेड पे ऐसे लेटे हुए थे ना, तो टेबल पे आ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, अब ध्यान से पढ़ो। देखो अब सबसे पहली सर्विस हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम्पशन के बारे में बात करते हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज या चैरिटेबल सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। अभी इस पे मत देखना आप, है ना, आप यहां मत देखना। आप सोचो ये क्या है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये अभी मैं बहुत बाद में आपको समझाऊंगा। अभी ये जो मैं बोल रहा हूं, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि हम एग्जाम्पशन सर्विस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पशन ऑफ सर्विसेज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको पहली सर्विस क्या बोली, हेडिंग को दोबारा से ध्यान से देखो। मैंने बोला चैरिटेबल एंटिटी सर्विस दे रही है। काई की सर्विस दे रही है, चैरिटेबल सर्विस। कौन दे रहा है, सर चैरिटेबल एंटिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रहा है। किस चीज की सर्विस दे रहा है, चैरिटेबल सर्विस दे रहा है।
तो सर अब क्वेश्चन आता है पहला, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं होगी। मैंने बहुत सारे चार्ट बनाए हैं, बहुत सारे चार्ट, बहुत मेहनत लगी है इन चार्ट्स को बनाने में। आपको एक एक चीज ना ऐसे मजे से क्लियर होगी। फिर हम क्वेश्चन भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे तैयार करे हैं, वो भी सॉल्व करेंगे हम लोग, काफी सारे, है ना, और काफी सारे अच्छे अच्छे चार्ट बनाए हुए हैं। बस मैं जो बोल रहा हूं ना उसे आप आराम से मेरी बात को ना सुनते रहो। मैंने आपको अभी क्या बोला? मैंने आपको बोला अगर चैरिटेबल एंटिटी, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जेम्पशन मिल जाती है। अब बच्चे का यहां पर क्वेश्चन उठा, सर चैरिटेबल एंटिटी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज चैरिटेबल एंटिटी? आप बोल रहे हो अगर चैरिटेबल सर्विस दी जा रही है बाय चैरिटेबल एंटिटी, कौन दे रहा है सर्विस को? चैरिटेबल एंटिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। कौन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन? अगर सर आज मैंने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ओपन कर दिया और मैं चैरिटेबल सर्विस देने लग जाऊं और उस सर्विस का मैं कुछ पैसा लूं, तो क्या उस सर्विस का जो मैं पैसा ले रहा हूं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा? आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि हर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इस इंडिया के अंदर तो जाने कितने सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद को ये बोलते हैं मैं तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं तो चैरिटेबल एंटिटी हूं। गवर्नमेंट ये बोलती है, लॉ ये बोलता है, सुनो बाबू, हर कोई नहीं है चैरिटेबल एंटिटी। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि चैरिटेबल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है चैरिटेबल एंटिटी के द्वारा, उस पर जीएसटी का एग्जम्पशन मिल जाता है। समझना पड़ेगा आपको कि ये चैरिटेबल एंटिटी एवं कोई भी चैरिटेबल एंटिटी नहीं है कि आपने कल को कोई चैरिटेबल एंटिटी ओपन कर दी और बोली मैं चैरिटेबल सर्विस दूं और मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, उसी को ही चैरिटेबल एंटिटी माना जाएगा। इसके लिए सिर्फ उसी को ही चैरिटेबल एंटिटी माना जाएगा उसके लिए जो एंटिटी, जो इंस्टीट्यूशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 12 डबल ए या सेक्शन 12 ए बी के अंदर रजिस्टर्ड है। आप सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि एक दीन दयाल फलाना ढीकना नाम से एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। दीनदयाल फलाना ढीकना नाम से एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सपोज एग्जांपल के लिए, और वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12 डबल ए या सेक्शन 12 ए बी के अंदर रजिस्टर नहीं है और वो कोई चैरिटेबल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो जो चैरिटेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसका जो वो पैसा ले रहा है, रोकड़ा धन, लक्ष्मी जी आ रही हैं उसके पास में, बिकॉज दैट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग चैरिटेबल सर्विसेज, तो क्या वो जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा? नहीं सर, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन माना ही नहीं जाएगा इन रिलेशन टू जीएसटी एग्जम्पशन, बिकॉज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उसी को ही माना जाता है, उसी को ही चैरिटेबल एंटिटी माना जाता है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 12 डबल ए में या सेक्शन 12 ए बी के अंदर रजिस्टर है। अगर है तो उसको माना जाएगा चैरिटेबल एंटिटी, अदरवाइज उसको नहीं माना जाएगा चैरिटेबल एंटिटी। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई। तो सर आपने बोला, हेडिंग को पढ़ो दोबारा से, हेडिंग क्या है? हेडिंग है चैरिटेबल एंटिटी प्रोवाइडिंग चैरिटेबल सर्विसेज, चैरिटेबल एंटिटी प्रोवाइडिंग चैरिटेबल सर्विसेज। तो इसमें चैरिटेबल एंटिटी कौन है ये तो हमें समझ में आ गया। सर चैरिटेबल सर्विसेज कौन सी सर्विस? अगर सपोज करो कोई एंटिटी है, कोई इंस्टीट्यूशन है जिसने खुद को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12 डबल ए या 12 ए बी के अंदर एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर कराया हुआ है और वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई भी सर्विस, ना उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जम्पशन सिर्फ तब ही मिलेगी जब एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप समझने की कोशिश करो, मैं आपसे बोल रहा हूं एक चैरिटेबल एंटिटी है और वो एक तो नॉन चैरिटेबल सर्विस देती है, उसका पैसा कमाती है, और एक वो चैरिटेबल सर्विस देती है और उसका पैसा कमाती है।
तो भैया चाहे से वो चैरिटेबल एंटिटी सेक्शन 12 AA या सेक्शन AB के अंदर 12 AB के अंदर रजिस्टर है, अगर वो नॉन चैरिटेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उस बात का पैसा ले रही है तो एग्जम्पशन नहीं है, जीएसटी लगेगा। जीएसटी के अंदर एग्जम्पशन सिर्फ तब मिलेगा जब वो चैरिटेबल एंटिटी चैरिटेबल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ तब एग्जम्पशन मिलेगा। तो स्टूडेंट बोलता है कि सर चैरिटेबल एंटिटी क्या होती है, ये तो आपने मेरे को समझा दिया, लेकिन आप बोल रहे हो चैरिटेबल एंटिटी अगर चैरिटेबल सर्विस चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही है तो जीएसटी का एग्जम्पशन मिलेगा। सर चैरिटेबल सर्विसेज क्या होती हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज, वही तो पढ़ना है और वही तो हमें डिटेल में पढ़ना है। अब मैं आपको बता रहा हूं चैरिटेबल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, काफी सारी होती हैं, मैंने चार्ट बनाए हुए हैं, उसके लिए एक एक करके डिटेल में मजे से और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आप लोगों को ये जो नोट्स ये जो चार्ट है वो वैसे तो बुक में दिए गए हैं, पर अगर बाई चांस आप लोगों को बुक में नहीं समझ में आ रहा है या नहीं है आपके पास में, तो आप टीम से इसके लिए पीडीएफ कॉल कर सकते हैं, सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने क्लासेस परचेज की हुई हैं और कोई बाहर का बच्चा नहीं। क्लियर है ये चीज यहां तक? कंडीशनल कंडीशनल एग्जाम्पशन है। चलिए अब हम देख रहे हैं कि चैरिटेबल एक्टिविटीज का मीनिंग क्या है, वो कौन कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं जिनको अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा तो जीएसटी का एग्जम्पशन मिल जाएगा। पहला, अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही है रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ, रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में क्या क्या कंसीडर है, वो केयर या काउंसलिंग कर रही है टर्मिनली इल पर्सन की या पर्सन विद सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी या पर्सन विद सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी। सर ये समझाओ। पता है बच्चों एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आती है एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ते वक्त, स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ इतना पढ़ता है कि चैरिटेबल एंटिटी जो यहां रजिस्टर है वो चैरिटेबल एक्टिविटी दे रही है, सर्विस दे रही है रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, जिसके अंदर केयर काउंसलिंग है, इन तीनों की बस पढ़ के चला जाता है। अरे यार आपके एग्जाम के अंदर थोड़ी ना सिर्फ डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसे डायरेक्टली दे दिया जाएगा, कम चांसेस दे भी दे, लेकिन आपको ये मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना कि केयर या काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनली इल पर्सन का मतलब क्या होता है। तो अब हमें डिटेल में एक एक चीजों को समझना है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप ये समझो टर्मिनली इल पर्सन का मतलब क्या होता है। टर्मिनली इल पर्सन, लॉ बोल रहा है कि अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो यहां रजिस्टर है वो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ, जनता जनार्दन की हेल्थ के लिए काउंसलिंग कर रहा है, केयर कर रहा है या काउंसलिंग कर रहा है टर्मिनली इल पर्सन की। अब टर्मिनली इल पर्सन का मतलब क्या है, टर्मिनली इल पर्सन का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको ऐसी बीमारी है, टर्मिनली इल पर्सन का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई ऐसी बीमारी है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर उसकी डेथ एक ना एक दिन होना पक्की है, मतलब एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है। टर्मिनली इल पर्सन का मतलब एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, बस जब तक जी रहा है तब तक जी रहा है, कभी वो मर जाएगा। सर ऐसी कौन सी बीमारी होती है, जैसे कैंसर, कुछ टाइप के कैंसर्स, हर तरह के कैंसर नहीं, आजकल तो कितनी सारी तरह के कैंसर चल गए, पेट का भी कैंसर है, विमेन को ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, अलग अलग तरह के कैंसर, माउथ कैंसर हो जाता है बहुत सारे लोगों को, कुछ सम सॉर्ट ऑफ कैंसर जिनका आज भी इलाज नहीं है, वो क्योरेबल नहीं है, वो टर्मिनली इल पर्सन माना जाएगा। या आपने देखा होगा कि एडवांस हार्ट डिजीज हो जाती है, आपने मूवीज में भी देखा है ना, जब हार्ट अटैक आता है तो पूछा जाता है कि भैया कौन सी टाइम आया ये, एक तो डॉक्टर बोलता है सुनो ये हार्ट अटैक पहली बार आया है, अब इनका ध्यान रखो अभी तो बच गए ये, लेकिन होता है ना कि यार अब इनको 3 हार्ट अटैक आ चुके, अब की बार आया तो बंदा फिनिश है। टर्मिनल अब बोलते हैं ये टर्मिनली इल पर्सन हो गया है इसको, एडवांस में हार्ट डिजीज, हार्ट
कि डिजीज हो गई है इसको। अल्जाइमर होता है, भूलने वाली बीमारी होती है। तो वो भूलने वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अल्जाइमर का कोई इलाज इलाज नहीं है। और वो इतनी बड़ी बीमारी है ना कि आदमी सब भूल जाता है। आदमी ना सब भूल जाता है। और आदमी को ये ध्यान ही नहीं रहता है कि यार कुछ भी, मतलब अपने आस पड़ोस के लोगों को भूल जाता है। बहुत बार तो वो एकदम से ऐसे भूल जाएगा कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, क्या काम है मेरा, कहीं चला जाएगा, घर भूल जाएगा अपना, बाजार जाके भूल जाएगा मैं क्या लेने के लिए आया था। कुछ भी हो सकता है उस इंसान के साथ में, उसको अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है, टर्मिनली इल पर्सन है। क्या होता है बच्चों, ऐसे जो लोग होते हैं ना जो टर्मिनली इल हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ना स्टूडेंट्स जो टर्मिनली इल हैं, या फिर टर्मिनली इल पर्सन का मतलब समझ में आया, जिस ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो सकता, जो मरेगा। या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसको बहुत ही सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी है, सीवियर फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, कि यार ये तो सही नहीं हो पाएगा भाई, इसको ये मेंटल प्रॉब्लम कभी इसका कोई इलाज है ही नहीं, ये जिंदगी भर ऐसे ही जिएगा। या इसके फिजिकल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। पता है आपको, देखो मैंने ना अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी देखी, डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर एक साउथ की मूवी है। और उस साउथ की मूवी का नाम मैं बताऊंगा आपको, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले वो मूवी देखी है, जिसके अंदर क्या होता है, मैं आपको ना स्टोरी बताता हूँ उसकी। उसमें क्या होता है, एक बंदा है जो मिलिट्री से रिटायर्ड है, रिटायर्ड नहीं है, मिलिट्री से कभी उसे निकाल दिया गया था क्योंकि वो भूलता है चीजों को। तो वो एक दिन भूल गया उसने अपनी गन कहाँ रख दी, इस वजह से मिलिट्री से निकाल दिया। अब क्या हो रहा है कि उसकी गन एक बार उसके पोते के हाथ में पड़ गई, और पोते ने बंदर पे चला दी, बंदर मर गया। बंदर को मारना अपराध है। और फिर पोते के हाथ में, ग्रैंड चाइल्ड के हाथ में वो गन है लोडेड, और उसकी माँ उससे छीन रही है, गोली चल जाती है, बच्चा मर जाता है। फिर माँ आत्महत्या कर लेती है। ये बात दादा को पता चली, मिलिट्री वाले को। तो वो क्या करता है, वो बच्चे को कहीं ले जाके, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये बच्चा अपने माँ बाप के थ्रू मरा है, किसके थ्रू मरा है पता नहीं है, मरा है, मरी हुई लाश पड़ी है, और मेरी गन से मरा है। वो गन को कहीं पे दुबका देता है जहां कोई नहीं ढूंढ सकता, और बच्चे को कहीं पे दफना देता है, और फिर भूल जाता है। फिर खाना खा रहा है मस्ती से। फिर वो ये समझता है, फिर उसके लिए ना एक टास्क बन गया है कि यार ये जो मेरा पोता मरा, उसे इतना पता है कि उसे भूलने की बीमारी है, और वो ये भूल चुका है कि पोते मर गया था, उसकी लाश को मैंने ही दफनाया, वो भूल चुका है। बस वो ये सोचता है कि कहीं जो मेरा पोता मरा, वो मेरी वजह से तो नहीं मरा, मेरे भूलने की बीमारी से। वो बार बार इन्वेस्टिगेशन करता है, लोगों से जाकर मिलता है, वो करता है पूरा, मिलिट्री वाला बंदा है, इन्वेस्टिगेशन करता है। एंड में उसे रिजल्ट पता लगता है कि यार ये बच्चा तो अपने माँ बाप की वजह से मरा। तो जितने उसके पास सबूत इकट्ठे हुए उनको जला देता है। फिर थोड़े दिन बाद भूल जाता है कि मैंने पता लगा लिया था कि वो बच्चा मेरी वजह से नहीं मरा। फिर दोबारा से दिमाग में आता है वो बच्चा कहीं मेरी वजह से। उसकी पूरी जिंदगी यही चल रही है। एक महीने तक वो पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा कि यार ये बच्चा तो अपने माँ बाप की वजह से मरा, इसके माँ बाप मेरे बेटे ही हैं, बहू है मेरे बेटे, मैं उनको थोड़ी जेल भिजवाऊंगा। सबूतों को जला देगा। फिर अगले दिन उठेगा, भूल जाएगा यार मेरा बच्चा किस वजह से मरा। फिर दोबारा एक महीने के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगा, वही सेम नतीजा उसके पास में आएगा, फिर उसको जला देगा। अल्जाइमर है उसे, भूलने की बीमारी, टर्मिनली इल पर्सन है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक जी रहा है, जब तक जी रहा है, रोड पे चलते चलते भूल गया कि यार मैं कहाँ जा रहा था और मैं यहां क्यों हूं, कुछ ही ध्यान नहीं आ रहा है। फिर पता नहीं कब अचानक से ध्यान आएगा, या उसका बेटा मिल गया तो उसे लेकर जा रहा है घर पे। इसे बोलते हैं टर्मिनली इल पर्सन, या पर्सन विद सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो आप ना एक मूवी देखना, एक मूवी आई थी चंदू चैंपियन, प्राइम पर मूवी आई है ये, अमेजॉन प्राइम पर। उसमें कार्तिक आर्यन करके हीरो है ना, फेमस आदमी है ये। इसने एक स्पोर्ट्समैन का, जो रियल लाइफ स्टोरी है ये, कि एक बंदा होता है जो बॉक्सर होता है, मिलिट्री में होता है, आर्मी में, लेकिन बम फूटता है, लड़ाई हो जाती है, बम फूटता है, घायल हो जाता है,
हॉस्पिटल में होश आता है तो पता लगता है कि उसके यहाँ रीढ़ की हड्डी में पीछे गोली फंसी हुई है। ऑपरेशन करके देख लिया, गोली निकल नहीं रही। क्योंकि गोली नहीं निकल रही है तो कमर से नीचे का जो हिस्सा है उसका, पैर वैर, वो सब काम नहीं कर रहे हैं उसके। तो वो बोलता है यार मैं तो बॉक्सर हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और मेरे को ऐसी जिंदगी नहीं जीने का है कि मैं बॉक्सर आदमी हूं, मैं तो फाइटर आदमी। तो क्या होता है जब लोगों के ऐसा बीमारी लग जाती है जिसमें उन्हें लगता है कि बस इसका कोई क्योर नहीं है, जी रहे हैं जी रहे हैं, या वो मेंटली उनकी ऐसी डिसेबिलिटी सीवियर है वो कभी सही नहीं हो सकती, उसका इलाज ही नहीं है, या फिजिकल डिसेबिलिटी है कि मैं सही नहीं हो पाऊंगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया चंदू चैंपियन का। बहुत सारे लोग होते हैं आप देखिए जिनका हाथ कट गया मान लो। जैसे ना मैं आपको एक और मूवी का एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी आई थी अवतार। अवतार वो वाली नहीं, रंग बिरंगी वाली नहीं। अवतार आई थी राजेश खन्ना की। उसमें राजेश खन्ना ना बहुत अच्छा मैकेनिक होता है, कार मैकेनिक, बहुत बढ़िया मैकेनिक होता है वो। लेकिन क्या होता है उसके बच्चे उसे धोखा दे जाते हैं। मतलब उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो सब पुरानी मूवीज ऐसी बनती थी 80s 90s में, वो धोखा दे जाते हैं। फिर वो क्या कर रहा है, एक दिन कार की सर्विस, मतलब कार कुछ कर रहा होता है, एक पुरानी कार होती है, उसको टार्जन की तरह नई बनाने वाला होता है, उसका हाथ कट जाता है। बहुत दिनों से सोया नहीं, नींद आ जाती है, हाथ कट जाता है। उसका हाथ खराब हो गया, अब वो हाथ ऐसे ही रहता है। तो वो बोलता है यार मैं तो मैकेनिक हूँ, मेरा तो काम ही इन हाथों का है, हाथों में ही तो जादू है मेरे, इसीलिए तो मैं फेमस मैकेनिक हूँ। मेरा हाथ ही कट गया तो अब ये तो सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, अब ये कभी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। क्या होता है ऐसे लोगों का ना जिंदगी से बहुत बार मन उब जाता है, मर जाएं क्या, होता है ऐसा। अब कोई एक चैरिटेबल एंटिटी है, एक्स वाई जेड, वो क्या करती है, वो ऐसे लोगों की केयर करती है, उनका ध्यान रखती है। अपने हॉस्पिटल में लेकर आ गए, खुद का कोई हॉस्पिटल टाइप बनाया हुआ है, खुद का इंस्टीट्यूट है, खुद की कोई एक बनाई हुई है, हॉल वॉल बनाए हुए हैं, है ना, अब खुद की प्रीमाइस है, बिल्डिंग है, वहां पर उनका ध्यान रखा जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया है जो टर्मिनली इल हैं, तो वो एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, अपना केयर या उनकी काउंसलिंग, उनको बार बार जज्बा दिया जा रहा है। जैसे मैं आपको अब और एग्जांपल दूं, मैंने आपको अभी अवतार मूवी का एग्जांपल दिया ना। अब क्या होता है पता है, राजेश खन्ना का हाथ बेकार हो गया, उसका हाथ ना बस अब ऐसे ही रहता है पेट पे, और एक ही हाथ से वो काम करता है। उसे ये लगा कि यार मेरे दो बेटे थे, दोनों बेटे धोखा दे गए। तो वो अब देखता है कि क्या और भी ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनको उनके बेटे अब धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बेटे फाइनेंशियली स्टेबल है, बाप अब बूढ़ा हो गया है। तो उसे लगता है बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो करता है एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप खोल देता है, शायद उसका अपना घर नाम होता है, कुछ तो होता है मूवी में, नाम ध्यान नहीं आ रहा। और वहां पर वो जितने भी टर्मिनली, आप समझो वो टर्मिनली इल पर्सन है, इल है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिस, उन सबको वहां ले आता है। और फिर कुछ लोग रख देता है कि आप इनकी केयर करोगे, और फिर काउंसलिंग भी करी जाती है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, समाज में हमारा कंट्रीब्यूशन, हम बोझ नहीं है समाज के ऊपर, जिंदगी जीने की चाह मत छोड़ो अपनी, करता है। जैसे मैंने आपको चंदू चैंपियन मूवी का दिया। चंदू चैंपियन मूवी में क्या होता है कि जब कार्तिक आर्यन के वो गोली लग गई, अब वो चल नहीं पा रहा है, वो बोल रहा है मेरी तो लाइफ बेकार है, मैं बॉक्सर, मेरे को तो गोल्ड गोल्ड जीतने का था ओलंपिक के अंदर। तो उसका कोच आता है, जो आपने सुन देखा भी, और रन मूवी देखी होगी, तो उसमें विजय नाम का जो हीरो है वो आता है, कोच है वो उसका। वो बोलता है यार तेरे को ओलंपिक में गोल्ड ही तो जीतना है ना, तू बॉक्सर है, अब तू बैठ के तो बॉक्सिंग कर नहीं पाएगा। बोला लेकिन एक पैरा ओलंपिक भी होता है। पैरा ओलंपिक का मतलब होता है कि वो लोग जो फिजिकल डिसेबल है, पूरी तरीके से एबल नहीं है, किसी के कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम। बोला एक पैरा ओलंपिक कंपटीशन आ रहा है स्विमिंग का, तेरा पैर काम नहीं करता ना नीचे से, हाथ तो काम करते हैं, तो अब तू बॉक्सिंग छोड़ दे, अब तू स्विमिंग की प्रैक्टिस कर, भगवान ने तेरे को मौका दिया, अब तू स्विमिंग में चला जा और स्विमिंग की प्रैक्टिस कर, और फिर तू गोल्ड लेकर आना है ना ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में गोल्ड लिया, भाई तेरा नीचे का वो बेकार है हिस्सा, हाथ तो काम है ना, स्विमिंग हाथों से करके और लिया। काउंसलिंग करता है उसकी, वो मान भी जाता है, फाइटर आदमी है, और ये रियल लाइफ स्टोरी है। फिर वो करके क्या नाम है, स्विमिंग विमिंग करके जीत जाता है। तो समझ लो अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, पब्लिक हेल्थ
चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटी? पब्लिक हेल्थ केयर कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है टर्मिनली इल पर्सन की, या सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी की, या मेंटल डिसेबिलिटी की, और इस बात के लिए पैसा ले रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट पैसा तो लेगा ना यार, किसी के पास में इतना पैसा थोड़ी है कि वो जिंदगी भर ऐसे लोगों को आराम से, उसका भी तो खर्चा लग रहा होगा ना, वो कहां से लाएगा? तो बोलता है थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास भी कहीं ना कहीं से आए, ये लोग थोड़ा बहुत तो कमाया होगा, थोड़ा पैसा दे दें तो इनकी लाइफ एक अच्छी हो जाएगी। जीएसटी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ने बोला है। गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एक्टिविटी दे रहा है पब्लिक हेल्थ में, कैसे? पब्लिक को अवेयर कर रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आप देखो, आपको बुखार हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना? डॉक्टर साहब बुखार हो गया, शरीर तप रहा है, या हमें कभी कोई बीमारी हो जाती है ना, हम तब जाते हैं। गांव में ना, गांव जैसे इलाकों में आप जाओगे ना, वहां एक कहावत है। क्या कहावत है वहां पर? वहां पर कहावत है कि यार घर में आग लग गई, अब कुआं खोदेगा क्या तू? इसका मतलब क्या हुआ? बोला यार घर में तेरे अब आग लग गई, अब तेरे को कुआं खोदना है, और कुआं खोद के पानी निकालना है, और फिर उस पानी से आग बुझानी है। तब तक तो घर पूरा जल के राख हो जाएगा भाई। दैट मीन्स कि दुर्घटना से देर भली। दैट मीन्स कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट मीन्स कि यार तुमको बीमारी लग जाए, और बीमारी लगने के बाद में फिर तुम अपना इलाज करवाओ, इससे अच्छा है कि ना तुम हर 6 महीने या 1 साल के अंदर पूरी बॉडी का चेकअप कराओ। बीमारी हुई नहीं है आपको, अभी बीमारी हुई नहीं है आपको, लेकिन आप जाओ और अपना चेकअप कराओ, और चेकअप करा के पता लगाओ कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, ताकि पहले से ही वो बीमारियां बड़ा एक रूप ले लें और आपको बीमार कर दें और पटक दें खटिया में, उससे पहले ही आप अपना इलाज करवा लो। अगर आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 12 या 12 में रजिस्टर है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर कर रहा है, सेमिनार कर रहा है, कुछ भी XYZ, मतलब पब्लिक को अवेयर कर रहा है कि भैया प्रिवेंटिव हेल्थ, आप अपना चेकअप कराइए, फुल बॉडी चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ, कि आपको बीमारी लगे उससे पहले ही बीमारी का पता लगा के और उससे बच जाइए। और इस बात का पब्लिक को अवेयर करने का वो कुछ पैसा लेता है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर कोई ऐसा चैरिटेबल एंटिटी जो कि पब्लिक को अवेयर कर रहा है कि भैया फैमिली प्लानिंग करो, बच्चे तो ही अच्छे, क्रिकेट टीम बना के मत पटक दो, 2 बच्चे करो, जनता बहुत ज्यादा हो गई है, आप इतने सारे कर देते हो, रोड़ों पर डोलते हैं, फिर घर में पूछते हो ये मेरा ही है क्या? ऐसा मत करो भाई, फैमिली की प्लानिंग करो अच्छे से। या अगर आपको HIV इन्फेक्शन हो गया है तो उससे प्रिवेंशन, उसमें अवेयरनेस किया जा रहा है कि सुनो भाई, जो जो HIV पीड़ित है, आप ना ये करो, दूसरे के साथ खाना मत खाओ, ये मत करो, मुंह पे मास्क, जो भी प्रिवेंशन, उस पब्लिक अवेयर किया जा रहा है। तो अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी या तो केयर काउंसलिंग कर रही है टर्मिनली इन पर्सन की, या पर्सन विद सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी, या फिर पब्लिक को अवेयर कर रही है फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग या HIV प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के लिए, दोनों ही केसेस में एग्जेम्प्ट माना जाएगा। दोनों ही केसेस में एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो स्टूडेंट ने मेरे से एक बात पूछी। स्टूडेंट बोला सर आपने पहले मुझे बेसिक समझाया एग्जाम्शन का, फिर अपने सर्विसेज की एग्जाम्शन पढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले आप पढ़ा रहे हो चैरिटेबल एक्टिविटीज बाय चैरिटेबल एंटिटी। चैरिटेबल एंटिटी क्या होती है ये तो आपने बताया, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड, ठीक है। सर ये चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसमें से एक तो आपने मेरे को पढ़ा दिया, एक तो आपने चैरिटेबल एक्टिविटी मेरे को पढ़ा दी। क्या पढ़ा दी? केयर काउंसलिंग हो रही है इन लोगों की, और इनका एक एक आपने एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा समझ में आ गया, या पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है इस चीज के लिए, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं, ये तो मैंने एक ही चैरिटेबल एक्टिविटी बताई है, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ। अभी और चलना है हमें आगे। अब तो हमें
और देखना है कि और को किस किस एक्टिविटी को चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में? लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए, इसलिए हम आराम आराम से पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, हमारा मेन मोटो क्या है? हमारा मेन मोटो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जब हम इस पूरे ये पढ़ लेंगे कि किस किस एक्टिविटी को चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाता है, और मैं आपको ये एक एक जितने भी मैंने चार्ट बनाए हुए हैं सब में पूरा अच्छे से समझा दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में फिर प्यारे बच्चों हम इसका एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, फिर हम अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट सर्विस के ऊपर चलेंगे कि अब कौन सी पहली सर्विस कौन सी है? चैरिटेबल एक्टिविटीज बाय चैरिटेबल एंटिटी। चैरिटेबल एंटिटी क्या है देखिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, उनमें से एक टाइप की एक्टिविटी हमने देख ली कि अगर चैरिटेबल एंटिटी इस तरह का पब्लिक हेल्थ के लिए केयर काउंसलिंग कर लिया, अवेयरनेस कर रही है, उस पर जीएसटी एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब हम और देखेंगे, फिर हम और देखेंगे। अभी हमारी पहली सर्विस ही चल रही है। क्लियर ये चीज? बट मैं चाहता हूं एक बार आप यहां तक इसको अच्छे से रिवाइज करो प्यारे बच्चों। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये जो चैरिटेबल एंटिटी वाला है ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम अलग सर्विसेज के ऊपर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों। यहां तक रिवाइज करके आइएगा, तभी मजा आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।